मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सिवनी में की चुनावी जनसभा। गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे नेता। अन्य दल भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में धमघोटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं खोलने का विकल्प। और क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। भारत को लगे 2 शुरुआती झटके। रोहित शर्मा और शुभमन गिल लोटी पवेलियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार की फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। और मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात ये है कि यहाँ के परिवार अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का जिक्र है। यह आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आजादी के 5 दशक तक की। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुध ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक
करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास शौचालय से लेकर गैस चूल्हों तक, घर से लेकर आयुष्मान तक, कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 सालों में लागू हुई हैं जिन्होंने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने गरीब वंचितों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल। और आइए अब सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिजोरम के लोगों के लिए संदेश। नमस्कार। ग्रीटिंग्स टू द वंडरफुल पीपल ऑफ मिजोरम, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इट हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी to interact with the warm people of Mizoram. You are like my family members. Today, I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. Friends, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद हमने हर तरह की दूरी को कम करने के लिए काम किया। हमने आप लोगों की आकांक्षाओं को, आपके सपनों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सोच की दूरी इससे बहुत कम हुई। बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए विकास ने, कनेक्टिविटी के कार्यों ने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। बीजेपी देश की राजधानी
दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की जनता के दरवाजे तक ले आई है। फ्रेंड्स, मिजोरम इज ए स्टेट with both nature and culture. It has the potential to become a global tourist hub. When infrastructure improves, it helps trade, talent, and tourism. Infrastructure brings investment. Infrastructure brings industry. Infrastructure brings income growth. Infrastructure creates opportunities for my young friends of Mizoram. Friends, during one of my earlier visits to Mizoram, I had promised to work for transformation by transportation. Since then, a revolution has happened across sectors due to the work of the BJP-led government. In railways, we did something that had not been done in 7 decades of independence. We had the honor of connecting Mizoram with a broad gauge network at Bayarbi. We are investing more than rupees 8,500 crore in the new broad gauge project from Bayarbi to Sairong. This project will boost the local economy. When it comes to roadways, our work across the Northeast is well known. Till 2013-14, the total length of national highways in the Northeast was 11,000 kilometers. We increased it to 16,000 kilometers in 2022-23. For urban infrastructure, our government has sanctioned more than rupees 500 crores for the Aizawl Smart City project. साथियों, मिजोरम के करीब 4.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं। पूरे मिजोरम में करीब करीब 100 ऐसे अस्पताल हैं जहां इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। आने वाले समय में मिजोरम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े। केंद्र सरकार के इस अभियान से मिजोरम के युवाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, मिजोरम के परिश्रमी किसान ही राज्य के विकास का आधार है। राज्य में आप जो अनाज, जो फल या जो फूल उगा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय है। फसल बीमा हो, सिंचाई हो, नेचुरल फार्मिंग हो या उनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुंचाना हो, बीजेपी ने किसानों को सशक्त करने के लिए हर दिशा में काम किया है। किसानों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी का उदाहरण है। मिजोरम के 1,70,000 किसानों को हर वर्ष उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक
हर किसान के बैंक खाते में 28,000 रुपीज सीधे भेजी गई है। साथियों, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। साथियों, आज का भारत पूरे विश्व को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका एक और उदाहरण है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी झलक मिजोरम में हो रहे हमारे कामों में भी साफ दिखती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 33,000 से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर उनके परिवारों को धुएं से मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 35,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई है। हर लाभार्थी महिला को 5,000 रुपये मिले हैं। महिलाओं के कल्याण की ऐसी ही कई योजनाओं को आने वाले वर्षों में और आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना के संकट काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिछले 3 साल से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा। कोई गरीब भूखा ना रहे, हर गरीब को मुफ्त राशन मिले, ये मोदी की गारंटी है। फ्रेंड्स, द यूथ ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया higher and higher in every global sports tournament. There is great passion for sports in the Northeast. This region, including Mizoram, has played a key role in India's rise. We are committed to increasing the overall sports infrastructure. We are focusing on creating sports academies and scholarship for young athletes in the future. Friends, the BJP is committed to creating a marvelous Mizoram. I am sure that we will get your support and blessings to make it happen. Thank you. Thank you very much. बीजेपी इज कमिटेड टू क्रिएटिंग मार्वलस मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की जनता के नाम वर्चुअल संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिजोरम के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इन प्रयासों को आगे भी बढ़ाया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कही। इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नई है।
आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का जिक्र किया है। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेज में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का भी वादा किया है। इसके साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हर गरीब वर्ग को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा भी किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 17 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देने की भी घोषणा की है। सड़क एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं पर निःशुल्क उपचार का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने तो कहा कि राम हुए कि नहीं हम ये भी नहीं जानते। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए हैं। सूची के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेंद्र यादव को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वहीं कोलायत से टिकट बदला गया है। यहां देवी सिंह भाटी की बहू की जगह उनके पोते को भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा जयपुर में वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौड़, प्रहलाद गुंजल और विजय बंसल को भी टिकट दिया गया है। इस बार 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए हैं। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया गया है। वहीं कोलायत सीट से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान भाटी को टिकट मिला है। भाजपा ने राजस्थान की 200 में से कुल 197 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब केवल 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। ये सीटें हैं धौलपुर जिले की बाड़ी सीट और बाड़मेर जिले की बाड़मेर और पचपदरा सीट। समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बार बार जनादेश का अपमान किया है। अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने के चक्कर में उन्होंने बिहार में जंगल राज लाने का काम किया है। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम
नीतीश कुमार जी ने किया है। राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी के छिड़काव के लिए कई मशीनें भी तैनात की गई हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया। वहीं कक्षा 6 से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त 4 जगहों की, कुतुब मीनार, आनंद विहार, वसंत कुंज और NDMC सिविक सेंटर। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली की तस्वीर को बयां कर रही हैं कि प्रदूषण की कैसी मोटी चादर राजधानी दिल्ली पर लगी हुई है और जिसका सीधा असर दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। और ये हाल कमोबेश हर साल होते हैं कि दिल्ली को दम घोंटू बना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर बंद हुए स्मॉग टावर पर सवालिया निशान लगाते हुए झूठ बोलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डींके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते हैं तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। विश्व कप में आज भारत का सामना कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। रोहित और शुभमन ने टीम को तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी निभाई। रोहित शर्मा 24 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल को केशव महाराज ने 23 रन पर बोल्ड कर दिया। आज के मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं अफ्रीकी टीम में तबरेज शम्सी को कोइडसे के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हम सभी की शुभकामनाएं कि भारतीय टीम यह मैच जरूर जीते, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर हमेशा जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज।